हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लविशा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास फर्स्ट एंड टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन इवोल्यूशन एंड द स्टोन एज। अब नॉर्मली इस वाले टॉपिक से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस के अंदर इस टॉपिक से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप यूँ मान सकते हैं कि 99.9% कभी क्वेश्चन नहीं आता। एक बार आया था, लेकिन उसमें भी आपसे पेंटिंग्स के बारे में पूछा गया था। इसलिए आप कह सकते हो कि जो पेंटिंग्स के बारे में पूछा गया था वो तो आपके आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, इसलिए आप स्पेसिफिकली इस टॉपिक को नहीं बोल सकते। इसलिए इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, बट अभी हमारे पास टाइम है इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट इन अ वेरी क्विक वे। स्टार्ट ह्यूमन इवोल्यूशन। अब इस पिक्चर के अंदर देखो, जब हमारा पहले जो ह्यूमन हमारे जिनकी फॉसिल हमें मिली थी, जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, वो थे हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था। अब हमने नॉर्मली सुना होता है कि हाँ, हमारे पूर्वज बंदर थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो मंकी थे, एप्स थे। तो वो बात कहीं ना कहीं करेक्ट भी है, बिकॉज अब आप इनकी शेप देखो, इनकी शेप बिल्कुल एप लाइक स्ट्रक्चर था इनका। इनके जो ब्रेन था वो भी ज्यादा डेवलप नहीं था, और इनका जो पोस्चर था वो भी बिल्कुल हमारा एप लाइक ही था। प्लस ये भी ट्रीज के ऊपर, जैसे अभी हम मंकी को देखते हैं कि ट्री टू ट्री, वैसे ये भी कर सकते थे। फिर इनसे इवोल्यूशन हो गया, और इनके बॉडी हेयर की ग्रोथ देखो, वो भी आपको सेम लाइक एप मिलेगी। अगर आपने मंकी या एप को देखा है, उसके अंदर भी बॉडी की जो हेयर ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो हमने इसको देखा, देन हमने इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आया, थोड़ा सा पॉस्चर अपराइट हुआ, थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हुआ। फिर देन हम इसको देखेंगे कि हाँ, तो हमें इस फोटो से क्या पता चल रहा है कि जो चेंजमेंट है वो अचानक से नहीं आता। चेंजमेंट को आने में टाइम लगता है, प्रोग्रेस की जाती है। हमें इन सभी टाइप्स की फॉसिल्स मिली, जिससे हमने एक पिक्चर मैप बनाया कि हाँ, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का सफर किया गया है। जो आज की हमारी मॉडर्न ह्यूमन जनरेशन है वो होमोसैपियन ग्रुप से बिलोंग करती है, जो एक लास्ट ग्रुप है। बाकी के वेरिएशन जो थे वो इसी ग्रुप के अंदर कर दिए गए। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी स्टोन एज की तरफ मूव करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक ग्रुप था होमिनीज का, जिसके एविडेंस नियर अबाउट आपको मिलते हैं 4.4 मिलियन टू 1.4 मिलियन ईयर्स एगो के। देखो, जो भी आपकी स्टोन एज है और आपकी जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, उसके कोई भी राइटिंग के सोर्सेज नहीं है। उस टाइम के हमें रिटर्न सोर्सेज मिलते नहीं है कि हमें कोई बुक मिली, हमने उस पर लिखा हुआ देखा और हमने उसको हिस्ट्री बना दिया। उस टाइम के आपको एविडेंसेस मिलते हैं, उसके में आपको सिर्फ आपको मिलती हैं फॉसिल्स, कि हाँ, हमने हमने जमीन के अंदर हम जितना अंदर जाते गए, हमें कोई भी टूल मिल गया, कोई बोन मिल गई, कोई स्कल मिल गई। उसकी फिर डेटिंग मेथड से, हम डेटिंग मेथड यूज करते हैं जो हमारा कार्बन डेटिंग मेथड होता है, और फिर हम देखते हैं कि हाँ, ये चीज कितने साल, ये फॉसिल कितने साल पुरानी हो सकती है। तो उन हमारे जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, जिनका हमारा एप लाइक स्ट्रक्चर था, वो आपको नियर अबाउट मिलेंगे 4.42 मिलियन टू 1.4 मिलियन ईयर्स एगो इनको माना जाता है। और इनको थोड़ा सा रिलेट किया जाता है और कहा भी जाता है कि दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। नेक्स्ट है हमारा होमो हैबिलिस। इसको कहा जाता है, ये एक अपर वर्जन था, इसका अपर वर्जन ये था। रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन जीनस inhabited part of sub-Sahara Africa around 2 to 1.5 million years ago। अब इसके बाद इवोल्यूशन में हमें क्या मिला, कौन सी फॉसिल मिली, वो हमें मिली होमो इरेक्टस। हमें होमो हेबिलिस के स्ट्रक्चर और एविडेंस कहाँ से मिले, जो हमारे अफ्रीका का सब सहारा डेजर्ट वाला पार्ट है वहां से। फिर हमें होमो इरेक्टस से रिलेटेड फॉसिल मिली, जिससे हमने एक आज के जो आज के हमारा मॉडर्न ह्यूमन सरफेस है, मॉडर्न ह्यूमन जो एक पोस्चर है, स्ट्रक्चर है, हमारा ब्रेन साइज है, उसमें और एप्स में मंकीज के अंदर सिमिलरिटी मिली। उसका लिंक प्रोवाइड हुआ हमें कहाँ से, होमो
इरेक्टस फॉसिल्स जब हमें मिली। ये हमें कहाँ मिली? जावा आइलैंड 1891 में। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक सिर्फ एक टर्म याद होनी चाहिए कि हाँ सबसे पहले ये मिला, इससे हम इसमें कन्वर्ट हुए, इससे हम होमो इरेक्टस में कन्वर्ट हुए, दिस इज मोर देन इनफ। फिर हमें मिले होमोसेपियंस। अब होमोसेपियन एक था निएंडरथैलेंसिस, जिसको हम नॉर्मली कहते थे निएंडरथल मैन। ये एक स्पीसीज थी होमोसेपियंस के फैमिली के अंदर ही। मैंने आपको बताया ना कि लास्ट होमोसेपियंस हुआ, होमोसेपियंस से आगे कोई नया इवोल्यूशन नहीं करा गया, इसी के अंदर सब फैमिलीज को डिवाइड कर दिया गया उनके ब्रेन साइज के अकॉर्डिंग। बिकॉज पॉस्चर तो यहाँ आते आते स्ट्रेट हो गया था, बॉडी हेयर भी कम हो गए थे, सिर्फ थोड़ा माइंड का डिफरेंस आ रहा था, या थोड़ा जो माइनर माइनर चेंजेस होते हैं सिर्फ वो नोटिस थे, तो उनको होमोसेपियंस के अंदर ही सब कैटेगराइज कर दिया गया। अब हमें इनके जो फर्स्ट फॉसिल थे वो कहाँ से मिले? वो हमें मिले जर्मनी से। देन होमो सेपियंस एंड अपराइट वॉकिंग स्पीसीज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन अफ्रीका अप्रॉक्सीमेटली 3,15,000 ईयर्स एगो। हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जो आज का मॉडर्न ह्यूमन है उस जैसा स्ट्रक्चर सबसे पहले अर्थ के ऊपर किस टाइम पाया गया, किस टाइम हो सकता है, किस टाइम होने की पॉसिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू डेटिंग मेथड, वो है अप्रॉक्सीमेटली 3,15,000 ईयर्स एगो पहले। अब ये भी कहा जाता है, एक डाटा ये भी है कि द ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स होमो सेपियंस सेपियंस, जो बिल्कुल हमें जिस कैटेगरी में आज के ह्यूमन को रखा गया इसी के सब कैटेगराइज में होमो सेपियंस सेपियंस, उनको फर्स्ट टाइम कब देखा गया? नियर अबाउट 1 लाख टू 125 के बीपी ईयर्स। बीपी क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो हमारा बैक का टाइम पीरियड होता है, मेनली हम बीपी टर्म यूज करते हैं जियोलॉजी के इवेंट्स में, लेकिन समटाइम्स यू कैन यूज इन हिस्ट्री ऑल्सो। सॉरी। तो ये सारी सिचुएशंस है, इसमें आपको सिर्फ थोड़ी सी सीक्वेंस याद करनी है, उसके अलावा आपको कब मिली, कितने साल पहले मिली, वो जरूरी नहीं है। ये जस्ट आपका आज फर्स्ट क्लास थी तो मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है। अब ये क्वेश्चन तो आएगा ही बीच में कि इंडिया के अंदर सबसे पहले ऐसे एविडेंस कब मिले और कहाँ मिले। जो इंडिया के अंदर सबसे पहले एविडेंस मिले थे वो हमारे मिले थे नर्मदा वैली के पास, जो हमारे मध्य प्रदेश में है, वहां से मिले थे। और जो इंडियन एविडेंसेस मिले फॉसिल्स के, उनको हमने नाम दिया था होमो इरेक्टस नर्मेंडियसिस। यहाँ पे आपका ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट होता है, इतने सिर्फ सीक्वेंस याद करना है, क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं आने वाला है, सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग था। अब हम मेन चीज पे आते हैं, दैट इज अवर स्टोन एज। देखो स्टोन एज को स्टोन एज इसलिए बोला जाता है, हम इसको स्टोन एज कह सकते हैं, और वी कैन से प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज। अब प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्ट्री क्या होती है? जिसमें आपके रिटर्न एविडेंसेस नहीं होते, सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अब स्टोन एज इसको इसलिए बोला जाता है कि जब ह्यूमंस ने पत्थरों को यूज करना स्टार्ट किया, उस टाइम से वो वाला टाइम, उसको हम स्टोन एज कहते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्टोन एज को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। सेकंड है आपका मेसोलिथिक, एंड थर्ड है आपका नियोलिथिक। अब ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है इन एज को कि हाँ कुछ कुछ डिफरेंसेस आते गए। जैसे फॉर एग्जांपल पैलियोलिथिक में जो ह्यूमंस थे वो सिर्फ आपके हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, वो सिर्फ हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब मीसोलिथिक में आए तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब प्रोसेस करना भी स्टार्ट किया चीज़ों को, कुछ चीज़ें बनानी भी स्टार्ट की, थोड़ा मतलब जो पेट्स को भी रखना स्टार्ट किया। फिर जब नियोलिथिक में आए तो यहाँ तक आते आते एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया कि लोग एग्रीकल्चर करने लगे, फसलों को उगाने लगे, और मतलब सब कुछ करने लगे। स्टार्टिंग में वो सिर्फ जो रॉ मटेरियल उनको मिलता वो खा लेते थे, चाहे वो जानवर होता था चाहे वो प्लांट्स होते थे।
तो ऐसे करके इवोल्यूशन आता गया, उन चीजों के बेस पे हमने इन 3 एजेस को डिवाइड किया। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं और बस चैप्टर को एंड करते हैं। फर्स्ट है हमारा पैलियोलिथिक एज, जिसको हम हंटर्स और फूड गैदरर्स एज भी बोल सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे सिर्फ हंटिंग की जाती थी, गैदरिंग की जाती थी। अब इसको हम एक ये भी बोलते हैं क्वार्टसाइट मैन। अब ये क्यों बोला जाता है क्वार्टसाइट मैन, इसमें इंडिविजुअल्स के लिए क्यों यूज किया जाता है? जैसे आपको पता हो कि क्वार्टसाइट एक मेटल का नाम है, क्वार्टसाइट मेटल है, और इस क्वार्टसाइट एक स्टोन इस टाइप के होते हैं, एक स्टोन स्ट्रक्चर होता है क्वार्टजाइट आपका टाइप का। तो वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो उस टाइम मिले गए थे, जो एविडेंसेस थे वो कुछ इस टाइप से थे, जिनसे हमने उनको क्वार्टसाइट मैन बोला। इसमें इतना कुछ डीप थ्योरी नहीं है, इट जस्ट लाइक कि उस टाइम की कुछ जो स्टोन की शेप्स थी वो इस टाइप की थी, और जो उनका मटेरियल था वो इस टाइप का था, इसलिए उनको क्वार्टसाइट मैन बोला गया। इस एरा को हम आइस एज भी कहते हैं, कि उस टाइम पे आइस की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम पे तो जितनी है वो भी कम हो रही है बिकॉज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, बट उस टाइम को हम आइस एज बोलते हैं, इसलिए उस टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल भी नहीं थी। कि जो हमारा पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो एग्रीकल्चर करना है, हम नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम पे ये चीज़ें सपोर्ट ही नहीं होती, बिकॉज आइस बहुत ज़्यादा थी और बाकी चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। फिर हमने पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। लोअर पैलियोलिथिक एज, देन आपकी मिडल पैलियोलिथिक एज, एंड देन आपकी अपर पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले ये वाली स्टार्ट होगी, फिर ये वाली, देन ये वाली। अगर आपसे कोई पूछे आपकी पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या था, तो वो आप नियर अबाउट बता सकते हो 3.5 MYA। MYA मतलब होता है मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। ये आपका पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड था। और ये जो MIA है ये आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आपको साइड में नोट डालना पड़ेगा इफ यू वांट टू, बिकॉज ऐसा है कि हमारे एनसीईआरटीज वगैरह में भी शॉर्ट में MYA यूज किया जाता है। अब कम टू द नेक्स्ट, लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज क्या थी? ये सबसे पहली सब डिवीजन थी पैलियोलिथिक की और ओल्ड स्टोन एज की। इसके की फीचर्स क्या थे कि इस टाइम पे जो हमारे स्टोन्स थे वो कैसे यूज किए जाते थे? एज अ हैंड एक्स यूज किए जाते थे, क्लेवर्स, चॉपर्स, चॉपिंग टूल्स। कि फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, अब उन्होंने हंटिंग तो कर ली, अब ऐसा तो है नहीं कि एनिमल को डायरेक्ट वो अब खा जाएंगे, थोड़ी बहुत कटिंग तो करनी पड़ती है, बिकॉज एनिमल्स का साइज कुछ भी हो सकता है और आप डायरेक्ट ऐसे उन चीज़ों को सोलो नहीं कर सकते। तो कटिंग वटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए जो थोड़ी बहुत टूल यूज की जाती थी वही इस टाइम पीरियड में हमें मिलती थी। The people of the Lower Stone Age primarily engaged in hunting and fishing for sustenance. No burials were discovered during this phase and shelters were constructed using tree branches, leaves and stone. देखो इस टाइम तक फायर भी नहीं थी, इस टाइम हमारे पास ब्रिक्स भी नहीं थे, तो जो उस टाइम के हमें हाउसेस के एविडेंस मिलते हैं, इस टाइम का हमें कोई ऐसा खास ब्यूरल्स तो मिलते नहीं है, किसी इंसान का स्केलेटन वगैरह हमें नहीं मिलता। लेकिन जो हाउसेस वगैरह भी हम जो आइडिया लगा सकते हैं वो ये कि उस टाइम के हाउसेस कैसे होते थे कि ट्री ब्रांचेस से बना दिए, लीफ से, पत्तों से बना दिए, या फिर स्टोन से, पत्थरों से उनको बना दिया जाता था। ये था आपका लोअर पैलियोलिथिक एज जो आपकी थी। देखो अप टू हमने देखा पैलियोलिथिक आंसर 3.5 मिलियन ईयर्स एगो, तो वहां से लेकर ये कहाँ तक थी? 1 लाख ईयर्स एगो तक, 1 लाख ईयर्स एगो तक जो आपकी एज थी वो आपकी लोअर पैलियोलिथिक एज थी। देन आपकी कौन सी आती है? मिडिल पैलियोलिथिक एज 1 लाख टू 40,000 BC तक आपकी कौन सी आती है? मिडिल पैलियोलिथिक एज। द इस एज के जो टूल्स थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? फ्लेक्स के ऊपर और पेबल इंडस्ट्री के ऊपर, कि जो आपके छोटे छोटे पेबल्स, अपने जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर ज्यादा बेस्ड थे, कि उन्होंने थोड़ा सा पॉइंटर्स बना लिया था, कि मतलब पहले से उनको, जैसे एक होता है एक बड़ा पत्थर है, हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसको ब्रेक करके हमने थोड़ा ब्रेक किया, उसको ब्रेक करके हमने थोड़ा उसको शार्प करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर आके थोड़ा सा उनको आइडिया लगने लगा था कि ऐसे इसको शार्प कर सकते हैं, इसका थोड़ा और अच्छी तरह हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हंटिंग, फूड
फूड गैदरिंग एंड फिशिंग, वही उनके सेम मेन ऑक्यूपेशंस थे। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल कहाँ से मिला है? द बेलन वैली, उत्तर प्रदेश, विच लाइज एट द फुटहिल्स ऑफ विंध्यास इज रिच इन स्टोन टूल्स एंड एनिमल फॉसिल्स इंक्लूड कैटल एंड डियर। अब जो आपकी बेलन वैली है, जो आपके उत्तर प्रदेश में लाई कर रही है, वहां से हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर काफी ज्यादा एनिमल्स थे, काफी ज्यादा स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था, और सबसे ज्यादा जो एनिमल फॉसिल्स के अंदर भी ऑब्जर्व किया गया उसमें आपको क्या क्या मिला? कैटल के फॉसिल्स मिले, साथ में डियर के फॉसिल्स मिले। तो ऐसे करके हमने उन चीजों को इवेलुएट किया, और ये आपके लोअर एंड मिडल स्टोन एज से रिलेटेड रिमेन्स थे जो हमें बेलन वैली उत्तर प्रदेश के अंदर मिले। अब आपको जो इस चैप्टर में, स्टोन एज वाले चैप्टर में, जो याद रखने की चीज है वो आपकी सबसे ज्यादा यही होती है कि आप साइट्स को याद रखो। साइट्स, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो साइट से रिलेटेड आपके पास मैपिंग भी आती है, लेकिन नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी है तो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर वो आपके मैच द फॉलोइंग्स बनते हैं या फिर ऑब्जर्वेशंस बनते हैं कि ये जो भी चीजें दी गई हैं, किसी साइट की पर्टिकुलर डिटेल दी गई है, दिस इज करेक्ट और नॉट, वो सब कुछ आपका यहीं से बनेगा। इस चैप्टर से आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो साइट्स ही हैं, चाहे वो साइट मेसोलिथिक की हो, नियोलिथिक की हो या पैलियोलिथिक की हो, बिकॉज जो आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है वो यहीं से होगा। नेक्स्ट, अपर पैलियोलिथिक एज, इसके अंदर थोड़ी सी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई थी, और हमारा जो आज का मॉडर्न मैन है उतना ब्रेन वहां लोगों का डेवलप हो गया था, और बिल्कुल आज वाले मॉडर्न मैन जैसे जो बिल्कुल बॉडी, हेयर, पूरा ब्रेन ब्रेन सब कुछ डेवलप इस टाइम तक हो चुका था। इसके एविडेंस भी हमें कहाँ मिले? बेलन वैली से मिले, जो हमारी यूपी के। देखो, अब आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसी साइट बताओ जहां से आपको पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले, लोअर, मिडल, अपर तीन, तो उसका आंसर आपका बेलन वैली जो आपकी यूपी में है वो हो सकते हैं। अब अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो मेरी एक एंशियंट हिस्ट्री के पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियो है, आप उसको चेक करो, उसमें मैंने डिफाइन कर रखा है और बहुत अच्छी तरह हमने क्वेश्चंस डिस्कस भी कर रखे हैं, जो आप, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो गया। उसमें आपसे बेलन वैली दिया हो जाएगा ऑप्शन में, साथ में स्टेट का नाम दे दिया, और बेलन वैली के अंदर किस चीज के एविडेंसेस मिले वो भी साथ में उसमें मेंशन कर दिया, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये डाटा करेक्ट है और नहीं है। उसके अलावा अब हम इससे मूव करते हैं, हमारी अपर पैलियोलिथिक एज हमने देख लिया कि 40,000 से लेके 10,000 BCE तक आपका टाइम पीरियड इसमें होगा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये हमारे आइस एज की लास्ट फेज थी। इसके बाद आपका जो क्लाइमेट था वो दोबारा से चेंज हो गया था, और यहाँ से हमें अपर पैलियोलिथिक के टाइम से हमें ये भी देखने को मिला कि जो लोग थे वो केव्स के अंदर रहते थे, उनके रॉक के शेल्टर्स थे, जिनको हमें कहाँ देखने को मिला? भीमबेटका के अंदर हमें वो चीजें देखने को मिली। भीमबेटका इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ पैलियोलिथिक एज। कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं पैलियोलिथिक एज की, वो हम यहाँ देख सकते हैं। कुरनूल केव्स है आपके आंध्र प्रदेश में, बेलन वैली आपने देख लिया, निवासा महाराष्ट्र, साबरमती वैली है गुजरात के अंदर, सिंगरौली मध्य प्रदेश, किटलर आंध्र प्रदेश, हंसी वैली कर्नाटका, और पहलगांव कश्मीर वैली। ये तो आपने देखा भी होगा, काफी रील्स वगैरह में भी ट्रेंड में रहता है, बिकॉज इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मीसोलिथिक एज, हंटर्स एंड हर्डर्स। हर्डर्स यहाँ पे क्यों बोला गया कि अब लोग, मतलब अब जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हाँ पेट्स होते हैं हमारे घरों में, डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, बफेलो, काउ, तो उस टाइम पे भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था इन मीसोलिथिक एज, इसलिए हमने यहाँ पर हर्डर्स भी ऐड कर दिया, और ये टाइम पीरियड क्या था इसका? 9000 टू 400 BC। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मीसोलिथिक एक वो ट्रांजेक्शन पीरियड था, किससे? पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था वो थी आपकी मीसोलिथिक एज। ये हो गया।
अब देखो डिफरेंस क्या था। मीसोलिथिक में क्या डिफरेंस था सबसे बड़ा, कि इस टाइम पीरियड में आपको माइक्रोलिथ्स मिले। माइक्रोलिथ्स क्या होती हैं कि जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं, स्मॉल स्टोन्स, माइक्रोलिथ्स, माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, कि माइक्रोलिथ जो आपको स्टोन, स्मॉल स्टोन्स विद शार्प टूल्स आपको जो मिले, दैट इज कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अब देखो ये वाली जो आपकी स्टोन टूल्स हैं, ये है आपकी पैलियोलिथिक एज की, ये है आपकी पैलियोलिथिक एज। दूसरा ये वाली जो स्टोन टूल्स हैं वो है आपकी मीसोलिथिक एज की। अब देखो डिफरेंस अगर आप इन दोनों में देखोगे तो आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, कि ये थोड़ी सी शेप में और साइज में बड़ी दिखेंगी आपको, ये आपको बहुत स्मॉल दिखेंगी, बिकॉज उनकी जो इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी आज से 20 साल बाद वो अलग होगी, तो वैसे ही जैसे फर्स्ट एज के अंदर उन्होंने सिर्फ स्टोन को देखा, उनका थोड़ा बहुत यूज किया, अब धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा था कि हम इनको शार्प भी कर सकते हैं, और अगर वो शार्प करेंगे तो वो हमें और ज्यादा काम आएंगे। बिकॉज अगर कोई शार्प टूल होता है, अब आप एक नाइफ का एग्जांपल लो, आप एक नॉर्मल नाइफ लो और साथ में आप कोई भी शार्प, बिल्कुल जो बहुत अच्छा नाइफ होगा उसको लो, तो अगर आप वेजिटेबल्स कट करोगे तो शार्प नाइफ से बहुत जल्दी वो काम आपका बन जाएगा, और नॉर्मल नाइफ जो शार्प नहीं उससे नहीं भी बनेगा। तो वो डिफरेंस उनको समझ में आने लगा, और उन्होंने अपने टूल्स का साइज, जो वो स्टोन टूल्स बना रहे थे, उनको साइज में छोटा करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीसोलिथिक एज। अब आपका जो घाघरिया रॉक शेल्टर था विंध्यांस रीजन का, that stand out as a Mesolithic site with the highest number of human skeletons. ये एक एग्जाम्पल हो गया आपकी साइट का। सेकेंड चीज क्या थी, दैट मिसोलिथिक आर्ट एंड पेंटिंग्स जो थी वो कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई गई, भीमबेटका, आडमगढ़, प्रतापगढ़ एंड मिर्जापुर। अब उसके अलावा जो आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट था उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर एक चीज और क्या मिली सबसे बड़ी, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव। अब सिंगल ग्रेव क्या होती है, कि जैसे आज के टाइम पे आप जो कब्र होती है ना, कि हाँ एक बॉक्स सा होता है, उसके अंदर आप किसी भी जिनकी डेथ हो जाती है उनको रख देते हैं, फिर जो जमीन के नीचे दबा दिया जाता है, तो वैसे ही एक ग्रेव के अंदर हमें 3 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, और वो कहाँ मिले हमें, दमदबा इन द प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। Next, initially, the primary activities of people in this era included hunting, fishing and food gathering. यहाँ तक तो सेम था with Paleolithic। बाद में उन्होंने क्या किया Mesolithic एज में, कि वो शिफ्ट हुए कहाँ से, उन्होंने डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स भी स्टार्ट किया, उन्होंने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट किया, और साथ में थोड़ा बहुत प्लांट्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, जिसको आप फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हो इन सम सेंस। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यस 100% एग्रीकल्चर यहाँ से स्टार्ट हो ही गया था, वो हमारा न्यूलिथिक एज में हुआ था। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया, पहले वो कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन मिसोलिथिक के अंदर उनको थोड़ी सी सेंस आने लग गई, कॉमन सेंस जो होती है उस टाइम के ह्यूमंस को, कि हाँ उनको अपने एटलीस्ट कुछ पार्ट्स को कवर करने के लिए तो क्लोथ्स का यूज कर लेना चाहिए, इसलिए वो एज अ क्लोथ क्या यूज करते थे, एनिमल स्किन। जैसे आज के टाइम पे हम लेदर यूज करते हैं, वो भी एक एनिमल स्किन होती है, वैसे ही वो एनिमल स्किन को यूज करने लगे थे एज अ क्लोथ। और जो हंटिंग भी कर रहे थे, हंटिंग के लिए भी वो काफी बॉज एंड एरोज जो हमारे तीर कमान होते हैं, बिकॉज उन्होंने स्टोन्स को बहुत अच्छी तरह से इवेलुएट कर लिया था, और अब वो स्टोन टूल्स में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गए थे स्टोन टूल्स को बनाने के लिए, तो वो अब उन टूल्स की हेल्प से उनकी जो हंटिंग वाला जो काम था वो भी और प्रोग्रेस पे चल पड़ा था। नेक्स्ट, नियोलिथिक एज, फूड प्रोड्यूसर्स। अब इसमें भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि आपको ये साइट्स याद हो, कि हाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाँ इस साइट से क्या मिला था, कौन सा एविडेंस मिला था, भीमबेटका में क्या मिला था, भीमबेटका में क्या मिला था आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, कि हाँ आपकी बहुत ज्यादा पेंटिंग्स मिली थी, आर्ट्स मिले थे, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू नियोलिथिक, नहीं सॉरी, मीसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक एज। तो एक बार अगर मेरा सजेशन मानकर जस्ट वॉच दैट एंशियंट पीवाईक्यू वीडियो, और आपको सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको एंशियंट हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है। कम टू द नेक्स्ट,
न्योलिथिक एज फूड प्रोड्यूसर्स 4000 टू 1000 BC तक ये हमारी एज चली। अब इसके अंदर क्या था, ये हमारे स्टोन एज की फाइनल फेज थी, न्योलिथिक एज। इसको हम न्यू स्टोन एज भी कह सकते हैं, जिसको ये टर्म किसने कॉइन की थी, सर जॉन लुबॉक ने की थी 1865 में। और इसको हम होलोसीन एज भी कह सकते हैं। ये जो होलोसीन वगैरह होते हैं ये हम अपने ज्योग्राफी लेक्चर की, जब हम ज्योग्राफी की कन्फिगरेशन देखते हैं उसके अंदर हम इन चीजों को देखते हैं, पर ये डाटा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नो वन गोना आस्क यू दिस, एटलीस्ट इन यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम नो वन गोना आस्क यू दिस। और किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया तो किसी और एग्जाम में जब आपका जीएस पूछा जाता है तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती, कोई सर्टेनिटी नहीं होती, बट या श्योर ये क्वेश्चन तो ये चीज तो आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी इसकी, कि जो उनकी स्टोन टूल्स थी वो बहुत ज्यादा और ज्यादा पॉलिश हो गई थी। अब वो उन्होंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने व्हील को इन्वेंट कर लिया था। उन्होंने व्हील को इन्वेंट कर लिया था और उन्होंने फायर को इन्वेंट कर लिया था। फायर कैसे किया, वो पूरे दिन स्टोन्स को यूज करते थे। तो उन्होंने देखा जब आप दो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स को ट्विस्ट करते हैं आपस में बहुत देर तक रब करते हैं तो आपकी क्या निकलती है, फायर निकलती है। तो उन्होंने फायर को भी डिस्कवर कर लिया था। तो अब तक वो जो भी खा रहे थे वो रॉ खा रहे थे, क्योंकि उनको कुकिंग स्किल्स तो जब आएंगी ना जब उनको पता होगा कि कुक करने के लिए भी तो फायर की जरूरत होती है। तो अब तक फायर नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ रॉ मटेरियल खा रहे थे, सब कुछ कच्चा मीट, कच्चा फ्रूट, सब कुछ कच्चा खा रहे थे। लेकिन अब उनके पास फायर थी, इसलिए उन्होंने फूड को भी प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। मेन जिन चीजों के कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले वो हैं आपके रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट एंड बार्ले। ये उस टाइम की वो कल्टीवेशन है जिनके हमें एविडेंसेस मिले कि हाँ राइस की कल्टीवेशन की जाती थी, व्हीट की जाती थी, बार्ले की जाती थी, रागी की जाती थी। और कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता था, आपके कैटल का किया जाता था, शिप का किया जाता था, गोट्स का किया जाता था। आज के टाइम भी इन्हीं का डोमेस्टिकेशन किया जाता है, बस इसमें थोड़ा सा डॉग्स एंड कैट्स को भी हम इंक्लूड कर देते हैं आज इन अ प्रेजेंट लाइफ। बट उस टाइम पे सिर्फ कैटल, शिप एंड गोट्स का डोमेस्टिकेशन होता था। ये एक साइट है मेहरगढ़, नाउ इट इज इन पाकिस्तान। अब ये इंडिया में नहीं है, लेकिन द थिंग इज ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अगर आप स्टोन एज के परस्पेक्टिव से देखेंगे या फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी ये साइट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बिकॉज इसके अंदर हमें स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक सभी के एविडेंसेस मिलते हैं। अब एक चीज थी कि देखो एग्रीकल्चर राइज होने लगा था, तो अब एग्रीकल्चर अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फार्मिंग कर रहे हो, तो फार्मिंग कंप्लीट होने के बाद आपके, फॉर एग्जाम्पल अभी जो टाइम पीरियड है उसमें आपके राइस है, ठीक है, फील्ड के अंदर। अब उस राइस को हटाकर वहीं तो आप वीट लगाओगे, तो राइस हटाकर कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोर करने के लिए आपके पास स्टोरेज हाउस भी होना चाहिए, जैसा कि आज के टाइम पे होता है। तो उससे उन लोगों ने क्या किया, अब उनको जैसे जैसे नीड्स उनकी बढ़ती गई, वो चीजों को और ज्यादा, मतलब जैसे आज के टाइम पे हम इन्वेंशन करते हैं वैसे ही वो अलग अलग चीजों का इन्वेंशन करते गए। इसीलिए जब जैसे जैसे आपके न्यूलिथिक एज की स्टेजेस बढ़ी, वैसे वैसे उन्होंने पोट्री का भी इन्वेंशन किया, और उसमें भी उन्होंने कुछ कुछ डिफ्रेंशिएट किए कि ग्रे वेयर पोट्री, ब्लैक फर्निश्ड वेयर पोट्री, मैट इम्प्रेस्ड वेयर पोट्री। तो ऐसे ऐसे करके वो अपने इन्वेंशन को काफी ज्यादा इंक्रीज करते गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट जहां से आपका मेनली क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कश्मीर, कश्मीर एक सोल साइट थी डिवाइड ऑफ माइक्रोलिथ्स, कि हाँ कश्मीर के अंदर जो माइक्रोलिथ्स थे, जो स्मॉल स्मॉल टूल्स थे, जो शार्प टूल्स थे, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिले। चिरांद एंड कश्मीर आर डिस्टिंग्विश्ड फॉर यील्डिंग सिग्निफिकेंट बोन इम्प्लीमेंट्स। जो आपकी बोन्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो एविडेंसेस थे वो भी चिरांद एंड कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा मिले। बुरजा होम, ये भी आपका कश्मीर में ही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी, ये भी आर्कियोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से, जहां पे आपको क्या मिले, पिट्स डक, जो डॉग्स होते हैं
डॉग्स को क्या किया जाता था उस टाइम पे भी, डॉग्स का डोमेस्टिकेशन था या फिर कुछ जगह पे था, कुछ जगह पे नहीं था, लेकिन जैसे जैसे नियोलिथिक एज के एंड होते गए वैसे वैसे डॉग्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो क्या होता था कि जैसे जैसे डॉग्स का डोमेस्टिकेशन हुआ तो जो डॉग्स के मास्टर्स होते थे उनके साथ ही डॉग्स को ग्रेव के अंदर डाल दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉग है, उसके मास्टर की डेथ हो गई, तो वैसे तो हम मानते हैं कि डॉग्स इतने लॉयल होते हैं कि हाँ अगर उनके मास्टर्स नहीं रहते तो वो भी नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा लॉयलिटी होती है। तो उस टाइम क्या होता था कि जो डॉग्स होते थे उनको भी अपने मास्टर के साथ ही सेम ग्रेव्स के अंदर डाल दिया जाता था, डिग कर दिया जाता था। तो काफी सारे इस टाइप्स के हमको एविडेंसेस भी मिले कि दैट डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। तो इस टाइप के भी काफी एग्जांपल्स हमें देखने को मिले, और ये एविडेंसेस आपको कहाँ मिले, बुरजा होम इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है गुफ कराल, ये भी कश्मीर के अंदर ही है, गेन्ड प्रोमिनेंस एज अ न्यूलिथिक साइट विद पिट ड्वेलिंग, स्टोन टूल्स एंड हाउस ग्रेव यार्ड्स। सेम स्टोन टूल्स के, हाउस ग्रेव यार्ड्स के एविडेंस हमें कहाँ से मिले, गुफ कराल कश्मीर से। तो आप मान सकते हैं कि जो हमारा कश्मीर था वो एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया था व्हेन इट कम्स टू स्टोन एज एविडेंस। अगर हम स्टोन एज एविडेंस की बात करें, दैट वी कैन नॉट इग्नोर कश्मीर। नेक्स्ट, चिरान बिहार शोकेस्ड न्यूलिथिक टूल्स एंड वेपन्स क्राफ्टेड फ्रॉम बोन्स। तो जो आपका चिरान एक बिहार में एरिया है, वहां से आपके न्यूलिथिक टूल्स मिले और कुछ वेपन्स मिले जिनको बोन से, जिनको हड्डियों से बनाया गया था। वो बोन्स एनिमल्स की भी हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन बोन्स भी हो सकती हैं। तो ये था आपका नॉर्मली पूरा स्टोन एज की, तीन हमारी स्टोन एज की एज थी वो हमने देख ली। थोड़ा सा उस टाइम का ये देख लेते हैं कि उस टाइम पे आर्ट कैसा था, बिकॉज पेंटिंग से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो आपसे इससे नहीं तो वो आपके आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से पूछ सकते हैं। तो जो तीन एजेस थी उस टाइम पे तीन तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। केव पेंटिंग्स होती थी, अगर आप भीमबेटका में जाएंगे वहां जाकर देखेंगे, बिकॉज भीमबेटका आपकी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है एमपी के अंदर। तो वहां पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी केव पेंटिंग्स मिलेंगी, रॉक्स के ऊपर इंग्रेविंग्स मिलेंगी और कुछ मिनिएचर क्रेविंग्स भी मिलेंगी फिगरेटिव वे में। इस टाइप की पेंटिंग्स और इस टाइप के फिगर्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। जो प्री हिस्टोरिक सोसाइटी थी वो रिचुअल्स और सेरेमनीज था, मतलब ऐसा कोई रिलीजन डिफाइन नहीं था उनका, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से थे, लेकिन कुछ रिचुअल्स वो करते थे। एंड मेनली वो वर्शिप किसकी करते थे, वो नेचर की वर्शिप में ही थोड़ा बहुत बिलीव रखते थे, बिकॉज उनको सब कुछ नेचर से ही मिल रहा था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एनिमल सब कुछ उनको नेचर से प्रोवाइड हो रहा था, इसलिए वो उसी की वर्शिप में थोड़ा सा बिलीव रखते थे। The very first art was made from tools and canvases readily accessible to them, such as cave walls, bonds, pigments such as orche and burnt wood. अब उनके पास कोई पेंटिंग कलर्स नहीं थे, उनके पास ऐसा कुछ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो जितनी पेंटिंग्स वगैरह उन्होंने की वो उन्होंने उनके पास जो टूल्स थी उनकी हेल्प से ही थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने इंग्रेविंग्स की, जो भी पेंटिंग्स की, वो उन्हीं से रिलेटेड है। मेनली आपको पेंटिंग्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो पेंटिंग्स के कहाँ कहाँ से मिलती है इन इंडिया, आपको मिलती है भीमबेटका से मिलती है, मध्य प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो हमारी यूनेस्को साइट भी है। देन हमारी बेलन वैली यूपी के अंदर, और एक हमारी नर्मदा वैली जो भी मध्य प्रदेश में ही है। वहां से हमें सबसे ज्यादा इन तीनों फेजेस से रिलेटेड एविडेंस भी मिलते हैं और पेंटिंग्स भी सबसे ज्यादा यहीं से मिलती है। अब उन पेंटिंग्स में वो पेंटिंग किस किस चीज की बनाते थे, मेनली वो खुद की बना लेते थे, एनिमल्स की बना देते थे, या फिर ऐसे ही कुछ मतलब जियोमेट्रिक पैटर्न्स बना देते थे, और या फिर कुछ फैमिली लाइफ दिखती थी, जैसे एक स्मॉल पेंटिंग बनाई, एक बिग बना दी, तो वो एक लीनियज हेरिडिटी फैमिली टाइप भी आपको थोड़ा बहुत उससे शो हो जाता था। अब देखो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसको कवर कर लिया। बस एक बार इससे गो थ्रू कर लेना, आर एस शर्मा से कर लेना, या फिर आप अगर किसी और सोर्स से करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। उसके अलावा इम्पोर्टेंट जो हमारी कल से एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। कल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे, सभी साइट्स को कवर करेंगे, कहाँ से क्या मिला, क्या सिस्टम था, कैसा पैटर्न था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कैसे
डिक्लाइन हुई, कैसे इंक्रीज हुई, राइज हुई, सब कुछ हम देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आज की क्लास में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज